आज का हमारा टॉपिक है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कौन से कैरेक्टर को शो करते हैं, उत्प्रेरक गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो पहला प्रश्न तो ये आता है, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कैटलिस्ट। उत्प्रेरक आप किसे कहोगे, उत्प्रेरक किसे कहेंगे। तो मैं ये मान सकता हूं कुछ देर के लिए कि मैं आप लोगों के बीच में कैटलिस्ट हूं। क्या हूं, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, मैं एक रिएक्शन बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे आप लोगों ने एक बड़ी फेमस रिएक्शन देखी है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। अमोनिया का निर्माण कौन सी विधि से, हेबर विधि से। तो हम क्या कहते हैं, यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन होती है। कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पीटी कैटलिस्ट, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो यहां पर आसानी से अमोनिया का निर्माण हो जाता है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो है ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, पीटी कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इन रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में। यानी क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तन जो हो रहे हैं उसके रिएक्शन की रेट अर्थात अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, तेज कर देता है। क्लियर है। तो जो रिएक्टेंट, यदि मैं इसको हटा देता हूं कुछ देर के लिए, तो ये बनेगा तो है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया तो बनेगा, पर इस अमोनिया के बनने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हो सकता है कि रिएक्शन 10 दिन में पूरी हो, 15 दिन में हो, 20 दिन में हो, 2 महीने में पूरी हो। हम उसका टाइम ड्यूरेशन नहीं बता सकते, उसका समय नहीं बता सकते। किंतु यदि हमने यहां पर कैटलिस्ट रख दिया तो क्या करेगा, ये रिएक्शन विद इन मिनट्स में खत्म हो जाएगी। कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही सेकंड में रिएक्शन क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो प्लैटिनम यहां क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया। तो मैंने शुरुआत में कहा कि मैं आप लोगों के बीच में क्या हूं, कैटलिस्ट हूं। तो किसके बीच में कैटलिस्ट हूं, आपके सिलेबस और आपके परीक्षा में जब आप बैठते हो, दोनों के बीच में क्या हूं, कैटलिस्ट हूं। मेरा काम क्या है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टॉपिक पढ़ाना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ आपकी हेल्प करता हूं थोड़ी सी। तो कैटलिस्ट भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। तो जिस प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं कि आपका सिलेबस यानी आपकी बुक और आपकी परीक्षा में जब आप बैठोगे, उन दोनों के बीच में मैं समझाने का काम करता हूं। तो उसी तरीके से कैटलिस्ट भी क्या करता है, उस रिएक्शन की रेट को क्या करेगा, बढ़ाने का काम करता है। तो जरूरी नहीं कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे। यदि पॉजिटिव कैटलिस्ट है, धनात्मक कैटलिस्ट है, तो रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट है तो क्या करेगा, घटा देगा रिएक्शन की रेट को। आ रहा समझ में। तो अब प्रश्न यह आता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कैटालिटिक नेचर को शो करते हैं या कैटलिस्ट के नेचर को शो करते हैं, क्यों, उसके पीछे हम चलते हैं, उसके कारण को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, उसके पीछे एक बड़ा सरल सा कारण है, उस कारण की तरफ आते हैं। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट, उनके अंदर n-1 डी जो कोश रहेगा, जिसको हम लोग शेल कहते हैं, n-1 डी जो शेल रहेगा वो क्या रहता है, अनकंप्लीट रहता है, यानी कि अपूर्ण रहता है। जैसे बात करता हूं कुछ एलिमेंट की, हमने लिखा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ऐसे कुछ एलिमेंट लिखे। इनके एटॉमिक नंबर क्या है, 21, 22, 23, 24, 25, ऐसे एटॉमिक नंबर है। जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, तो क्या लिखोगे, आखिरी लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, 4s2 3d1, इसका 4s2 3d2, इसका 4s2 3d3, इसका 4s1 3d5, आप लोगों को पता होगा ना, इसका 4s2 3d5। तो आप देख रहे हो कि डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 5, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन है। यानी कि डी जो रहता है वो डी टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। डी 5 होते हैं ना। अब इन डी 5 में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। मतलब हम ये कह सकते हैं कि D1 से लगाकर D9 तक क्या है, क्या पूरे भरे हुए, क्या नहीं। अब D9 में भी क्या है, एक अयुग्मित है ना, अनपेड है। तो अभी हमने क्या कहा
कि N-1 जो शेल होता है, कोश होता है, वो अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण होता है, यानी कि इनकम्प्लीट होता है। ये अभी भी इनकम्प्लीट है। हाँ, मैं यदि ऐसा लिखूं तो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा दिख रहा है आपको कहीं पे? नहीं। 1 2 3 4 ऐसा सिर्फ कुछ ही एलिमेंट में होता है, जैसे जिंक में होता है, ठीक है ना। तो जिंक, कैडमियम, उन एलिमेंट में होता है चीज। तो हम ये कह रहे हैं, पहला उसका रीजन जो बता रहा हूं, कैटलिस्ट की नेचर शो करने का पहला मुख्य कारण क्या है। तो चाहे तो आप उसको नोट कर लो, उसको लिख लो, छोटा सा कारण है, लिख लो। संक्रमण तत्वों में N-1 डी, संक्रमण तत्वों में N-1 डी संक्रमण तत्वों में N-1 डी अपूर्ण कोश पाए जाते हैं, अपूर्ण कोश पाए जाते हैं, जिसके कारण क्रियाकारक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। क्रियाकारक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ऐसा होने पर क्रियाकारक पदार्थ धातु की सतह पर अधिशोषित हो जाता है। धातु की सतह पर अधिशोषित हो जाता है। अतः संक्रमण तत्व सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, और क्रिया करने की दर को बढ़ा देते हैं। अब सेकंड रीजन की तरफ चलता हूं। एक और दूसरा रीजन क्या है? तो एक तो हमने क्या किया कि सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं। दूसरा रीजन लिख लो, सेकंड रीजन इसको नोट कर लो, लिखो संक्रमण धातुएं, नोट कर लो इसको। संक्रमण धातुओं के कुछ यौगिक पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, और यह ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तन के साथ उत्प्रेरक के गुण को प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, हमने जो लैंग्वेज अभी बोली है उसके आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ठीक। यहां पर वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन से ऑक्सीकरण अवस्था में? +5 में। अब आप बोलोगे सर +5 कैसे हुई, है ना दिमाग में क्वेश्चन, +5 कैसे हुई? तो देखो, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर
8, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत 2, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा क्या, हो जाएगा। यानी कितने इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए 2, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव। क्लियर। यहां पर टोटल ऑक्सीजन कितने 5, कितने माइनस है एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू -2 लिख सकते हो क्या, माइनस का 10 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। आ रहा है समझ में। वेनेडियम कितने हैं 2, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई -5 सबकी, तो वेनेडियम किस में चला जाएगा +5 में। आ रहा समझ में। तो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +5। अब हुआ क्या, देखो यहां पर यह हुआ कि वेनेडियम अपना एक ऑक्सीजन इस सल्फर को ट्रांसफर कर देता है, तो आप क्या लिखोगे V2O4 प्लस SO3, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से क्या हो गई +4 हो गई, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई कम हो गई। तो ये SO2 से SO3 डायरेक्ट परिवर्तन नहीं होता है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में डायरेक्ट परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब आप बोल दो कि सर हम तो SO2 की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दें और SO3 लिख दें, बिल्कुल लिख तो रहे हो आप, सही है, ये गलत नहीं है, पर इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड किसकी तरह काम कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड ने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड को किस में बदल दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल दिया। रिएक्शन नोट कर लो, क्लियर है ना। तो यहां पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट में आपको नोट करवा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कैटलिस्ट है जिनका आवश्यकता लगती रहती है, नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, मैं जब इसको आप लोग देखोगे तो लिखना। पहला, अब अभी हमने कहा कि कैटलिस्ट कहां कहां काम आते हैं, तो नोट कर लो। पहला लिखो H2SO4 के निर्माण में, H2SO4 के निर्माण में पीटी उत्प्रेरक काम में आता है। दूसरा, ठीक है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में Fe उत्प्रेरक काम में आता है। Fe आयरन। नेक्स्ट, तीसरा, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में निकल उत्प्रेरक। वनस्पति तेल जानते हो क्या, वेजिटेबल ऑयल, जो हम खाते हैं ना तेल, सोयाबीन का खाते हैं हम लोग, ग्राउंड नट यानी मूंगफली का, राइस ब्रान चावल का तेल खाते हैं हम लोग, ठीक है ना, सूरजमुखी का तेल खाते हैं, सनफ्लावर का खाते हैं। तो इन सभी तेलों को क्या कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल, ठीक है ना, क्योंकि किससे बने, वनस्पतियों से बने ना, इसलिए वेजिटेबल ऑयल कहते हैं इसको। और वेजिटेबल घी सुना है नाम, डालडा घी सबने सुना है। तो डालडा घी का निर्माण कैसे होता है, तो जो तेल होता है ना, उस तेल में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में।
तो जब हम वनस्पति तेल लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। तो वनस्पति तेल लेंगे, उसमें हाइड्रोजन मिलाएंगे, क्लियर है? और किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? निकल की उपस्थिति में। तो किस में बन जाएगा? ये डालडा घी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो तेल से घी बनाने के लिए क्या किया जाता है? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है, हाइड्रोजनीकरण। कौन सी विधि है? हाइड्रोजनीकरण, ध्यान रखना, ठीक है? तेल से डालडा घी का बनता है, हाइड्रोजनीकरण विधि से बनता है, याद रखना। और उत्प्रेरक कौन सा है? निकल उत्प्रेरक। एक और लिख लो, चौथा। अभी हमने लिखा, क्या लिखा? SO2 से SO3 के निर्माण में, चौथा लिख लो, SO2 से SO3 के निर्माण में V2O5, क्या ना अभी हमने? V2O5 उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, V2O5 उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। एक और लास्ट लो, ब्लीचिंग पाउडर के अपघटन में, ब्लीचिंग पाउडर के अपघटन में कोबाल्ट उत्प्रेरक काम में आता है, कोबाल्ट उत्प्रेरक काम में आता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कैटलिस्ट है, ठीक है, जिनकी पूरी टेबल जब आप ये वीडियो लेक्चर देखेंगे तब स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। पूरी टेबल इसकी में लगभग 10-12 और कैटलिस्ट है, उनकी मैं पूरी टेबल स्क्रीन पर डाल देता हूं, ठीक है? इसके आगे पढ़ेंगे नया टॉपिक।